मद संख्या 10। माननीय मंत्री जी विधेयक को विचार में लेने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Respected sir, with your permission, I seek to move that the bill to amend the Special Economic Zones Act 2005 be taken into consideration. आप कुछ बोलेंगे? जी। सभापति माननीय महोदय, भारत एशिया के विभिन्न देशों में लगभग पहला देश था जिसने इस बात को समझा कि निर्यात को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे देश से पूरी दुनिया के साथ वाणिज्य को बढ़ाया जाए, ट्रेड को बढ़ाया जाए, कैसे भारत में उत्पादन हुए चीज़ों को पूरी दुनिया के मार्केट्स तक पहुंचाना चाहिए और कैसे लंबे समय को अगर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो एक्सपोर्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग रहेगा आगे की अर्थव्यवस्था में। इसको देखते हुए शुरुआत में 1965 में कांडला में सबसे पहले एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन शुरू किया गया था। अब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कुछ सुविधाएं दी गई कि आप बिना इंपोर्ट ड्यूटी अपने कैपिटल गुड्स ला सकते हो, मशीनरी वगैरह ला सकते हो, कुछ आपको रॉ मटेरियल लगता है उसको सामान को ला सकते हो बिना ड्यूटी पे करे, वहाँ पे प्रोसेस करके वहीं से आप विदेश भेज सकते हो। उसमें जो लोकल टैक्सेस की वजह से भारत के कई वस्तु कंपेटिटिव नहीं रहते हैं, प्रतियोगिता में नहीं खड़े रह पाते हैं, अपना सामान नहीं बेच पाते हैं, उन सबको भी सुविधा मिलने लगी और वो प्रयोग साधारणतः सफल रहा। दुर्भाग्य था कि बहुत सीमित रहा, बहुत बड़े रूप में हमने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ज़्यादा नहीं बनाए, सिर्फ 7 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन देश में बने थे जब माननीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब तक कुछ 7 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लग चुके थे। अटल जी ने इस बात को और गहराई से इसके ऊपर चिंता की, विदेश के अलग अलग देशों में क्या मॉडल बनते हैं, कैसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को और एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी चिंता की, उस पर अध्ययन के लिए जहाँ तक मुझे याद है उस समय के वाणिज्य मंत्री माननीय मुरसोली मारन साहब को भेजा गया था सिंगापुर, चाइना वगैरह देखने के लिए कि कैसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स और आगे अधिक सुविधाजनक हो सकते हैं। और उसमें से अप्रैल 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की एक पॉलिसी NDA 1 के समय देश के समक्ष रखी गई। उस पॉलिसी में ये कोशिश की गई कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देश की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए एक इंजन का काम करें। जैसे रेलगाड़ी हमारी चलती है और इंजन पे चलती है, इंजन उसको शक्ति देता है तेज गति से चलने के लिए, वैसे ही SEZ को भी कैसे देश की अर्थव्यवस्था को इंजन बनाना, उस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए अटल जी की सरकार ने SEZ की पॉलिसी बनाई। जहाँ तक मुझे याद है उस समय 2 SEZ अप्रूव हुए थे, एक शायद तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पे था और एक गुजरात में था। इस SEZ की कल्पना जो उस समय थी वो ये थी कि कैसे बड़े पैमाने पे एक ज़मीन का हिस्सा सरकार उसको तैयार करे उद्योग लगाने के लिए, IT सर्विसेज देने के लिए, अलग अलग प्रकार से उसमें सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। कल्पना ये थी कि उसमें साफ सुथरा वातावरण हो, पर्यावरण की चिंता ना हो, उसके लिए चिंता की जाए, प्लग एंड प्ले अवेलेबल हो, जो उद्योग लगाना चाहे, नया व्यापार शुरू करना चाहे उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, सब सुविधाएं एक जगह पे आसानी से मिले, उसको भटकना ना पड़े कई जगह। वैसे बीच में लंच ब्रेक हुआ थोड़े समय के लिए, तो मैं वहाँ जाके माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण देखने का, सुनने का सौभाग्य मिला। वास्तव में यही विषय वहाँ पे चल रहा था कि जो आलोचना होती है कई बार
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की, उसके जवाब में प्रधानमंत्री जी यही बता रहे थे कि हम उस प्रकार का ओल्ड इंडिया नहीं चाहते हैं जिस ओल्ड इंडिया में लोगों को इंस्पेक्टर राज को झेलना पड़े, जिस ओल्ड इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में उद्योग ना पनप पाए। और अलग अलग उदाहरणों से वो बता रहे थे कि हम कैसा नया इंडिया की कल्पना करते हैं, कैसे हम भारत को एक विश्व शक्ति बनाने के लिए काम करते हैं। और यही सिलसिला अटल जी ने शायद 2000 में शुरू करने के प्रयास किया था। अच्छे फिस्कल बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स वगैरह दिए गए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ने अपने अपने कानून बनाने की प्रक्रिया की, जिससे केंद्र से भी राज्य से भी कुछ सहयोग मिले इस नए प्रयोग को बल देने के लिए। और कम से कम कानूनी दावपेच, कम से कम कठिनाइयां हो, प्लग एंड प्ले, सिंगल विंडो, सरल व्यवस्था से लोग काम कर सकें। यहाँ पे जो वस्तु आए वो किधर भी दुनिया में किधर से भी आ सके, बिना कोई अड़चन के, बिना कोई इंपोर्ट ड्यूटीज़ के। यहाँ पे कोई वस्तु बनता है तो साधारणतः आसानी से उसको विदेश भेजा जा सके और एक प्रकार से एक्सपोर्ट कम्पेटिटिव प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ी सोच उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के समक्ष रखी थी। फिर उसको और बल देने के लिए उस समय की सरकार ने 2005 में एसईजेड के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का एक्ट पारित किया। और मैं समझता हूँ उस एक्ट के बन जाने से एक प्रकार से एसईजेड पॉलिसी को और ज़्यादा बल मिलना चाहिए था, और ज़्यादा उसको गति मिलनी चाहिए थी। स्पीकर सर, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की कानून व्यवस्था बनी है, ये 2005 में बनी। 2005 तक जो जो प्रकार के स्ट्रक्चर्स में लोग काम करते थे, उसमें इंडिविजुअल्स प्रोप्राइटरशिप में काम करते थे, कोई एचयूएफ में करता था, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स में काम होते थे, जिन सबको उस समय के कानून में डिफाइन किया गया। जब कानून में डेफिनेशंस में पर्सन की डेफिनेशन आई, जिन लोगों को ये कानून अप्लाई करेगा, उसमें अलग अलग प्रकार से कई सारे प्रावधान रखे गए। और उस प्रावधान के तहत उस समय जो साधारणतः तरीके थे, जिस तरीक़ों से लोग कंपनियां बनाते थे, जिस तरीके से लोगों ने अपने व्यवहार या अपने व्यापार को जिस तरीके से प्लान किया, वो उस समय उन्होंने प्रोवाइड किए थे। लेकिन समय बदलता है, समय के साथ साथ नए नए तरीके बनते हैं काम करने के, व्यापार करने के। और उस समय की जो डेफिनेशन थी क्लॉज 5 सेक्शन 2 ऑफ द एसईजेड एक्ट 2005 में, उसमें पर्सन सीमित था। कोई इंडिविजुअल हो, व्यक्ति हो, चाहे भारत में रहे चाहे विदेश में रहे, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कंपनी हो, चाहे भारत की कंपनी हो चाहे विदेश की कंपनी हो। क्योंकि ये एसईजेड एक्सपोर्ट के लिए है तो विदेशी कंपनी भी वहाँ लगा सकती है, ये प्रावधान बनाया गया। साथ ही साथ कोई फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोप्राइटरी कंसर्न हो, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो। कई बार कुछ लोग मिलके कुछ काम करते हैं पर उसको एक पार्टनरशिप का रूप नहीं देते, एओपी बनाते हैं। ऐसे कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, बीओआई, ये भी एक अलग कानूनी तरीका है जिससे लोग मिलके कोई एक काम करते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। लोकल अथॉरिटी हो, जैसे कि कोई कॉरपोरेशन हो, पंचायत हो, या कोई एजेंसी, ऑफिस या ब्रांच ऐसी संस्था का हो जो इंडिविजुअल, एचयूएफ, कोऑपरेटिव वगैरह वगैरह हो, तो उसका कोई ब्रांच ऑफिस भी वहाँ लग सकता था। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन में कुछ चीज़ें लाई गई जो उस समय साधारणतः चलती थी। लेकिन समय के बदलने के साथ साथ एक नया मोड ट्रस्ट का आज के दिन कई सारी एसोसिएशंस, कई सारे निवेशक, इन्वेस्टर्स
एक ट्रस्ट का भी मॉडल इस्तेमाल करते हैं निवेश करने के लिए। कुछ जो यहाँ व्यापार या उद्योग जगत से लोग जुड़े हैं उनको, या हमारे विख्यात वकील हैं, उनको ध्यान होगा, एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है जैसे AIF, ये एक नया तरीका निकला है जिससे लोग आजकल निवेश करने लगे। एक प्रकार से इट्स सिमिलर टू अ म्यूचुअल फंड, कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल में, AIF फंड में अलग अलग कंपनियां, अलग अलग निवेशक, पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड की कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, ये सब अपना पैसा एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में ट्रस्ट के माध्यम से डालती हैं। वो फिर निवेश करता है, और जब उस निवेश में से कुछ कमाई होती है तो जिसने निवेश किया उन सब में वो बढ़ जाता है। तो एक ट्रस्ट का भी नया काम करने का रूप आजकल आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रयोग किया है कि जैसे लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, ये बड़े बड़े विश्व के फाइनेंशियल सेंटर्स बने। आज विश्व में किसी को कोई बड़ा काम करना हो, बड़ी रूप में पैसा इकट्ठा करना हो, पैसा कलेक्ट करना हो, जिससे बड़ा व्यापार कर सके, बड़ा उद्योग लगा सके, तो साधारणतः ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स जो अधिकांश रूप में पश्चिमी थे, लंदन, न्यूयॉर्क, आजकल सिंगापुर बनते जा रहा है, एक नया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, हांगकांग बन गया है। इस प्रकार से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर भारत में कोई नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात से शुरू किया एक गिफ्ट सिटी, जिसमें एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का प्रयास किया। वहाँ से शुरू हुआ। अब मेरी जानकारी में है कि शायद मुंबई में भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनने की कल्पना है या बनने जा रहा है। वैसे ही हरियाणा में भी सुनते हैं कि वहाँ की सरकार प्रपोज कर रही है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बने। अब इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स में खास तौर पे जब निवेश होता है, जब लोग वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ट्रस्ट का मॉडल काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने सोचा कि जो पर्सन की डेफिनेशन है SEZ एक्ट में, इसमें ट्रस्ट को भी शामिल किया जाए, जिससे ऐसे ट्रस्ट और इन ट्रस्ट के माध्यम से बड़े रूप में निवेश भारत में भी आए। भारत की भी पेंशन कंपनीज, प्रोविडेंट फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और विदेशी कंपनियां भी, क्योंकि ये SEZ विदेश से संपर्क रखते हैं, तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज सबको एक और तरीका मिले भारत में निवेश करने का, जो कानूनी प्रक्रिया से पूरी तरीके से मंजूरी जिसको मिली हुई है, तो उसको SEZ एक्ट में भी ट्रस्ट को भी शामिल किया जाए। और क्योंकि ये एक फास्ट इवॉल्विंग वर्ल्ड है, दुनिया बदलते जा रही है, देश ने तय किया अब हमको इस बदलती हुई दुनिया में हमें भी आगे बढ़ना है। हमें कोई पुराने सोच और पुराने विचारों में, ओल्ड इंडिया में नहीं रहना है। हमें इस उभरते हुई नई व्यवस्थाओं में भारत को भी आधुनिक बनाना है, भारत को भी नया बनाना है। उसके लिए ट्रस्ट को भी, जो एक बड़ा कॉमन फॉर्म है एंटिटी बनाने का सर्विसेज सेक्टर में खास तौर पे, उसके लिए म्यूचुअल फंड्स, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, सबको भारत की तरफ आकर्षित किया जाए। SEZ में उनको आकर्षित किया जाए कि वो लोग बड़े रूप में निवेश लाएं। और चूंकि सेबी ने भी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी इसको परवानगी दे दी है कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में ट्रस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इनको रिकग्नाइज किया है कि ट्रस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम ट्रस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस बिल के माध्यम से हम सिर्फ इतना एक प्रावधान ला रहे हैं कि ट्रस्ट के रूप में भी SEZ में लोग काम कर सकते हैं। और चूंकि बदलती हुई दुनिया में शायद आगे चल के और कोई भी नया तरीका आ सकता है काम करने का, तो हमें लगा कि ये अच्छा रहेगा कि हम इसको जब संशोधित कर ही रहे हैं तो ऐसा संशोधित करें कि ट्रस्ट, और अगर आगे चल के कोई नया सिस्टम आए, नई एंटिटी का रूप आए, तो सरकार उसको भी नोटिफाई कर सकती है कि वो भी LLP तो पार्टनरशिप में ऑटोमेटिकली आ जाती है, पार्टनरशिप सर। तो आगे भी चल के कोई नया रूप आए तो बार बार सदन में ना आना पड़े, उसके लिए
केंद्र सरकार को ये पावर दिया जाए कि वो कोई नोटिफाई कर सके अगर ऐसा कोई नया तरीका व्यापार करने का और निवेश करने का भारत में आता हो और भारत में हम उसको प्रोत्साहन देना चाहें तो केंद्र सरकार दे सकती है। तो मैं सदन से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अमेंडमेंट बिल 2019 को अप्रूव करें और जो हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 के माध्यम से इस सिलसिले को गति देने के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा था, लंबा फासला पड़ने वाला था और हम चाहते थे कि निवेश के कोई प्रपोजल्स अटक ना जाएं, तो उस सब को मद्देनज़र रखते इसको ऑर्डिनेंस के रूप में पारित किया था। इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करके आज सदन अगर ये बिल पास कर दे तो मैं समझता हूं कि आगे इस नए रूप से भी बड़े रूप में भारत में निवेश आने का रास्ता बन जाएगा। धन्यवाद।